हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 97, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन यानी ऊष्मीय प्रसार। तो क्या होता है ऊष्मीय प्रसार, क्या होता है? देखिए बच्चों, आपने डेली लाइफ में ऐसा देखा होगा, आपने सुना होगा कि अगर अपन किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो इस स्थिति में उसकी विमाओं में वृद्धि हो जाती है, यानी उसकी लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन ये बढ़ जाते हैं भी। तो इस प्रकार से गर्म करने पर या ऊष्मा देने पर या तापमान में वृद्धि करने पर उसकी डायमेंशंस का इंक्रीज होना, हो जाना, बढ़ जाना, इसको ही अपन क्या बोलते हैं? ऊष्मीय प्रसार बोलते हैं। ठीक है ना? तो ऊष्मीय प्रसार इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। हेडिंग डली हुई है। तो पदार्थ का ऊष्मा पाकर फैल जाना, ये क्या कहलाता है? ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। ठीक है ना? अब बात सुना भी, ऊष्मीय प्रसार का कारण क्या होता है? कारण ये मैं आपको बता देता हूं। कारण होता है कि स्थितिज ऊर्जा डैश दूरी वक्र का असममित होना, एसिमेट्रिक होना भी। अब इससे क्या होता है? पहली बात तो इसका मतलब क्या निकलता है, दूसरी बात इससे होता क्या है ये मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। देखो, जैसे सबसे पहली बात है कि स्थितिज ऊर्जा और दूरी, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसे मान के चलिएगा, ये आपके पास में कोई मॉलिक्यूल है और ये आपके पास में मॉलिक्यूल है। अब ये इस मॉलिक्यूल की माध्य स्थिति हो जाएगी मीन पोजीशन, और ये वाली इस मॉलिक्यूल की माध्य स्थिति हो जाएगी। और इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास में क्या भी आर नॉट है। और इस आर नॉट को अपन क्या बोलते हैं? साम्य दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साम्य दूरी या इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं मैं आर नॉट, इसको अपन बोलते हैं साम्य दूरी। यानी इस स्थिति में इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उतना रिपल्सन फोर्स लग रहा है। इस मॉलिक्यूल पे इसका जितना क्या लग रहा है अट्रैक्शन, उतना रिपल्सन लग रहा है। तो इस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स है वो कितना भी जीरो है, तभी इसको अपन साम्य अवस्था बोलते हैं। तो इस पे जो नेट फोर्स है वो कितना भी जीरो है। अब यदि इस मॉलिक्यूल को हल्का सा अपन इधर की तरफ पुश करके छोड़ देते हैं तो ये वाला मॉलिक्यूल अपनी इस स्थिति के इर्द गिर्द इस प्रकार से ऑसिलेशन करता है, कंपन करता है, और ये वाला मॉलिक्यूल भी अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द इस प्रकार से यूं कंपन करता है। तो दोनों मॉलिक्यूल्स की जो माध्य स्थितियां हैं, उन माध्य स्थितियों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आपके पास आर नॉट है। ठीक है ना? अब ध्यान से, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की जो साम्य दूरी है वो अगर बढ़ जाए तो अपन बोल देंगे कि मॉलिक्यूल्स के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वो बढ़ चुकी है, यानी इसका प्रसार हो चुका है। ठीक है ना? तो ग्राफ के माध्यम से इस बात को मैं समझता हूं। ध्यान से, ग्राफ के माध्यम से ऐसे समझते हैं इस बात को अपन। ये तो आर ले लिया यहां पे अपन ने, और ये अपन ने पोटेंशियल एनर्जी ले ली, यू ले ली, और इसके बाद में ध्यान से ग्राफ, ऐसा ग्राफ बनता है। कोशिश करता हूं एक बार में बन जाए। इस प्रकार से इधर से आता है, यूं आता है, ये धीरे धीरे इस प्रकार से ये कूप की तरफ जाता है, फिर अचानक से ऊपर की तरफ चला जाता है। ये सही बन गया बिल्कुल एकदम। ठीक है ना? तो यहां पे ध्यान से देखना, तो यहां पर आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर यहां पर मिनिमम है तो इस स्थिति में ये आपके पास है साम्य अवस्था में दूरी हो जाएगी, और साम्य अवस्था में जो दूरी है इसको अपन क्या बोल देंगे? आर नॉट बोल देंगे। तो ये आपके पास में पहले वाला आर नॉट हो गया। तो अगर टेम्परेचर कम है तो इस स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी इतनी और साम्य दूरी इतनी हो जाएगी। ठीक है ना? अब अपन क्या करते हैं? टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और टेम्परेचर अगर अपन बढ़ाएंगे तो इंटरमोलिकुलर एनर्जी इसका मान बढ़ेगा, अंतराण्विक ऊर्जा का मान बढ़ेगा, जिससे ग्राफ को आप ऊपर की तरफ ले जाओ, मतलब एनर्जी है वो बढ़ जाएगी भी। ठीक है ना? और एनर्जी अगर बढ़ जाएगी तो मान के चलिएगा एनर्जी अब बढ़ करके कहां पर आ गई? इस प्रकार से यहां पर आ गई। तो अपन देख सकते हैं कि पहले तो इसकी एनर्जी कितनी थी? इतनी थी। अब इसकी एनर्जी कितनी होगी? इतनी होगी। अब इस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग इस ऊर्जा की संगत अगर अपन बात करते हैं तो एक तो आपके पास ये स्थिति आती है और एक आपके पास ये स्थिति आती है। यानी अब ये जो मॉलिक्यूल है कि इस बिंदु और इस बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के इर्द गिर्द इस प्रकार से इन दोनों बिंदुओं के मध्य एसएचएम करता है, वाइब्रेशन करता है।
बट इन दोनों बिंदुओं का अगर अपन मिड पॉइंट देखते हैं, मध्य बिंदु देखते हैं, तो मध्य बिंदु ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा अपने को आगे की तरफ प्राप्त होगा, और आगे की तरफ प्राप्त होगा इसका मतलब ये हुआ कि जो साम्य स्थिति है वो थोड़ी सी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है अभी, ठीक है ना। अब अपन टेम्परेचर और बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो इस स्थिति में जो एनर्जी है उसका मान और बढ़ेगा, ऊर्जा का मान और बढ़ेगा, और ऊर्जा का मान अगर और बढ़ेगा तो इस स्थिति में इतनी एनर्जी आ गई, तो इस ऊर्जा की संगति ये वाली और ये वाली दो स्थितियां हैं, और इन दोनों का जो मध्य बिंदु है वो यहाँ पर आ गया, तो मध्य बिंदु यहाँ पर आ गया, तो स्थितिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा आपको ज्यादा प्राप्त होगी, तो मध्य स्थिति थोड़ी सी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, आर नॉट और बढ़ जाएगा। और यदि अपन और गर्म करते हैं तो इस स्थिति में ऊर्जा और बढ़ती है, तो अब ये वाली स्थिति और ये वाली स्थिति, इन दोनों का जो मध्य बिंदु है वो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि करते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये लाइन इस ग्राफ को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, और उन दोनों स्थितियों का जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, यानी जो साम्य स्थिति है वो थोड़ी सी आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है भी, ठीक है ना। यानी जो साम्य अवस्था में दूरी आर नॉट है इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि जैसे जैसे तापमान को आप बढ़ाओगे तो वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा तो जो आर नॉट है इस आर नॉट का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसी को अपन क्या बोल सकते हैं भी, ऊष्मीय प्रसार बोलते हैं भी, ठीक है ना। ये बात होगी भी, तो ये थी चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब जो ऊष्मीय प्रसार होता है बेसिकली तीन प्रकार का होता है, एक तो क्षेत्रीय प्रसार, एक तो रेखीय प्रसार होता है, एक क्षेत्रीय प्रसार होता है, एक आयतन प्रसार होता है। तो तीनों यहां पर मैं आपको बारी बारी समझा देता हूं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं फर्स्ट रेखीय प्रसार यानी लीनियर एक्सपेंशन। जैसे मान के चलिएगा ये अपने पास में कोई भी रोड है, और इस रोड की जो प्रारंभिक लंबाई है वो कितने देगी आपके पास है, एल नॉट, और इसके बाद इसका जो टेम्परेचर है, इसके टेम्परेचर में अपन ने डेल्टा टी की वृद्धि कर दी, इसका जो तापमान है वो अपन डेल्टा टी से बढ़ा देते हैं। तो अब इसकी जो लंबाई है वो एल नॉट से बढ़कर के कितने देगी, एल नॉट प्लस डेल्टा एल हो जाएगी भी। तो एल नॉट प्लस क्या देगी आपके पास है, डेल्टा एल। तो यहां पर जो लंबाई में वृद्धि है वो प्रारंभिक लंबाई के समानुपाती होती है, लंबाई में वृद्धि होती है ये तापमान में वृद्धि की भी समानुपाती होती है। अगर इन दोनों को अपन मिला देंगे तो इस स्थिति में आपके पास में आ जाएगा डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट इंटू डेल्टा टी। प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, बराबर का साइन लगाते हैं, साथ में कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा एल्फा। तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा एल बराबर, ये हो जाएगा आपके पास एल नॉट एल्फा डेल्टा टी। इसको अपन बोलेंगे लंबाई में वृद्धि का फॉर्मूला, ये लंबाई में वृद्धि होगी, लंबाई में प्रसार हो गया। तो ये देगा आपके पास लंबाई में प्रसार। यहां पर आपके पास जो एल्फा होता है, इस एल्फा को अपन बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक, यानी लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको अपन। एल नॉट को अगर अपन इसके नीचे ले आएंगे तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा एल बटे क्या हो जाएगा, एल नॉट, बराबर कितना हो जाएगा, एल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, इसको अपन बोलते हैं लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन। तो लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन कितना होता है, एल्फा डेल्टा टी होता है। तो ये आपके पास हो जाएगा लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन। और इसके बाद है डेल्टा एल। इस डेल्टा एल को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल को अपन लिख सकते हैं भी एल माइनस क्या देगा, एल नॉट हो जाएगा भी। तो यहां से आपके पास एल बराबर क्या देगा, माइनस का एल नॉट इधर की तरफ आकर के प्लस का एल नॉट हो जाएगा। तो एल बराबर कितना देगा, एल नॉट प्लस एल नॉट एल्फा डेल्टा टी। तो एल नॉट को कॉमन ले लो, तो एल नॉट इंटू 1 प्लस क्या देगा, एल्फा डेल्टा टी। ये आपके पास हो जाएगी अंतिम लंबाई हो जाएगी, फाइनल लेंथ हो जाएगी। तो इसको अपन बोल देंगे अंतिम लंबाई। ये बात होगी, ठीक है ना। तो ये आपका रेखीय प्रसार कंप्लीट हो गया।
तो उसमें प्रसार होता क्या, इसका कारण क्या होता है, ग्राफ के माध्यम से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। मैंने बता दिया कि किस प्रकार से तापमान में वृद्धि करने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, आर नॉट का मान बढ़ता है, उसमें प्रसार होता है, और एक ही प्रसार मैंने आपको समझा दिया है। नोट करें इन चीजों को, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो चलो बच्चों, रेखीय प्रसार के बाद में अपन अगला पढ़ते हैं क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। इसके बाद में इनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो सेकंड है अपना क्षेत्रीय प्रसार, इसको सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोल देते हैं कई बार, और एरियल एक्सपेंशन भी बोल देते हैं इसको अपन। तो क्या कहता है, ध्यान से देखना। देखो, जैसे मान के चलिएगा ये अपने पास में कोई भी एक प्लेट है, ठीक है, और इसका जो एरिया है वो कितना आपके पास है, ए नॉट। इसका टेम्परेचर अपन ने डेल्टा टी से बढ़ा दिया, तो इसका एरिया वो भी क्या हो जाता है, इस प्रकार से बढ़ जाता है, और इसका एरिया वो बढ़ करके ए नॉट प्लस क्या हो जाता है, डेल्टा ए हो जाता है, यानी डेल्टा ए की वृद्धि हो जाती है। तो डेल्टा ए है ना, एक तो प्रारंभिक क्षेत्रफल ए नॉट के समानुपाती होता है, एक आपके पास डेल्टा ए है वो डेल्टा टी के समानुपाती होता है। इन दोनों को मिला देंगे तो डेल्टा ए समानुपाती क्या हो जाएगा आपके पास है, ए नॉट इंटू डेल्टा टी। ये बात होगी भी, ये आपके पास है डेल्टा ए बराबर ए नॉट, यहां पे जो समानुपाती का निशान हटा देंगे तो यहाँ पे आपके पास बीटा आ जाएगा, बीटा डेल्टा टी आ जाएगा भी। तो इसको तो अपन क्या बोलेंगे भी, क्षेत्रफल में परिवर्तन, और यहां से आपके पास है डेल्टा ए अपॉन ए नॉट बराबर कितना देगा आपके पास है, बीटा डेल्टा टी। इसको अपन क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल में भिन्नात्मक परिवर्तन, और डेल्टा ए को अपन क्या लिख सकते हैं भी, ए माइनस ए नॉट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास है ए बराबर ए नॉट इंटू क्या देगा आपके पास 1 प्लस बीटा डेल्टा टी आ जाएगा। ये क्या देगा आपके पास, अंतिम क्षेत्रफल आ जाएगा अभी, ठीक है ना। अब यहां पर आपके पास बीटा, ये क्या है, जैसे एल्फा क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक, उसी प्रकार से बीटा होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ये बात होगी भी, ये आपके पास है क्षेत्रीय प्रसार हो गया। तीसरा प्रसार अपन डिस्कस करते हैं, थर्ड, जिसका नाम है आयतन प्रसार, यानी इसको अपन बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। जैसे मान के चलिएगा ये अपने पास में कोई भी एक ब्लॉक है, अब इसका जो वॉल्यूम है वो कितना देगा आपके पास में, मान के चलिएगा वी नॉट। इसका भी टेम्परेचर अपन ने डेल्टा टी से बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया, तो इस स्थिति में इसका वॉल्यूम आपके पास देगा वी नॉट प्लस क्या देगा, डेल्टा वी। तो यहां पर जो डेल्टा वी है ये प्रारंभिक आयतन के बीच समानुपाती होता है, और डेल्टा वी होता है वो तापमान में वृद्धि के बीच समानुपाती होता है। दोनों को अगर अपन मिला देंगे तो डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट इंटू डेल्टा टी हो जाएगा भी। ये आपके पास है डेल्टा वी बराबर वी नॉट इंटू क्या देगा आपके पास है, गामा डेल्टा टी हो जाएगा, गामा डेल्टा टी, डेल्टा टी हो जाएगा भी। तो डेल्टा वी बराबर वी नॉट गामा डेल्टा टी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं भी, आयतन में वृद्धि। बट डेल्टा एल बराबर क्या होता है, एल नॉट एल्फा डेल्टा टी। डेल्टा ए बराबर क्या होता है, ए नॉट बीटा डेल्टा टी, और डेल्टा वी बराबर कितना होता है, वी नॉट गामा डेल्टा टी होता है। तो यहां से आपके पास है डेल्टा वी अपॉन वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, गामा डेल्टा टी। इसको अपन बोलेंगे आयतन में भिन्नात्मक वृद्धि, भिन्नात्मक परिवर्तन होगा अभी, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। और डेल्टा वी को अपन क्या लिख सकते हैं, वी माइनस क्या हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा। तो यहां से आपके पास में वी बराबर वी नॉट इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, गामा डेल्टा टी हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो ये आपके पास अंतिम आयतन आ गया।
कोई आपको बोले कि गामा बराबर क्या है भाई, गामा को अपन बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयतन प्रसार गुणांक, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बोलते हैं अभी। ठीक है भाई। तो रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार, ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी है। इनको आप अच्छे से नोट करें, समझें इनको आप। तो बच्चों अपना रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार कंप्लीट हो चुका है। इनकी अब अपन एप्लीकेशंस, इनके अनुप्रयोग अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन रेखीय प्रसार के अनुप्रयोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो रेखीय प्रसार के अनुप्रयोग, ठीक है ना। तो सबसे पहला अनुप्रयोग अपन देखते हैं, फर्स्ट, किसी धात्विक वलय को लकड़ी के पहिए पर चढ़ाना। क्या, ध्यान से देखना, देखो ये लकड़ी का कोई पहिया है, पुराने जमाने में लकड़ी के पहिए होते थे। इसकी त्रिज्या मान किस लेगा, कितनी है भाई, कैपिटल आर। अब इसके ऊपर मेरे को कोई भी धात्विक वलय चढ़ानी है, तो ऑब्वियसली धात्विक वलय इसकी त्रिज्या वो कम होनी चाहिए। अगर धात्विक वलय की त्रिज्या अगर ज्यादा हुई तो ये तो इससे निकल जाएगी। तो यहां पर ये अपने पास कोई भी धात्विक वलय है, और धात्विक वलय की जो त्रिज्या है वो कितनी आपके पास है, मान के चलिएगा स्मॉल आर है, और इसका रेखीय प्रसार गुणांक कितना आपके पास एल्फा है। ठीक है ना। अब यहां पर आपके पास में जो आपके पास स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या है भाई, थोड़ा सा कम है। अब अपन क्या करेंगे, इस रिंग को अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे, वलय को गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे तो इसकी त्रिज्या है वो बढ़ जाएगी, और जब इसकी त्रिज्या बढ़ करके कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी तो इस स्थिति में इजीली इसको अपन इसके ऊपर फिट कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे ये रिंग ठंडी होगी तो ये इसको क्या करेगी, एकदम बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर देगी, इसकी पकड़ मजबूत कर देगी। ठीक है ना। तो यहां पे अपन जान देंगे डेल्टा आर बराबर क्या होता है आपके पास, आर नॉट एल्फा डेल्टा टी बोल सकते हैं अपन। तो डेल्टा आर, इसकी प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है, आर, अंतिम त्रिज्या इसकी कैपिटल आर करनी है। तो डेल्टा आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, स्मॉल आर बराबर। अब इसकी प्रारंभिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके पास, स्मॉल आर एल्फा इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा टी हो जाएगा। तो तापमान में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, डेल्टा टी बराबर ये आपके पास आर माइनस आर अपॉन आर इंटू क्या देगा, ये डेल्टा टी हो गई भी आपके पास। फर्स्ट एप्लीकेशन होगी। दूसरी एप्लीकेशन वैसे मैंने आपको इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ाई थी, उसमें प्रतिबल, यहां पर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान के चलिएगा ये अपने पास में कोई भी छड़ है, इसको इधर से भी अपन ने क्या कर दिया भी, पाइवोट कर दिया, और इधर से भी अपन ने पाइवोट कर दिया। इधर से भी अपन ने फिक्स कर दिया इस प्रकार से यू। तो इसका जो एरिया वो कितना देगा आपके पास है, ये जो रोड है एरिया ए है, लंबाई एल है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई है, रेखीय प्रसार गुणांक एल्फा है। रोड को अगर आप गर्म करोगे तो ये दोनों जो दर्द सिरे हैं इन पर क्या करेगी, दबाव डालेगी, जिसकी वजह से इसके अंदर एक स्ट्रेस आ जाएगा। तो ये स्ट्रेस कितना होता है, सबसे पहले अपन निकालते हैं भी विकृति, उसमें विकृति, उसमें विकृति, ये आप जानते हो कि डेल्टा एल बटे क्या देगा आपके पास एल बराबर एल्फा डेल्टा टी होता है। और इसके बाद में निकालते हैं अपन उसमें प्रतिबल, उसमें प्रतिबल बराबर क्या होता है, वाई इंटू विकृति। तो क्या बन जाएगा आपके पास वाई एल्फा डेल्टा टी, वाई एल्फा डेल्टा टी हो जाएगा अभी। और प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो फोर्स अगर आपको निकालना है तो वाई ए एल्फा डेल्टा टी, ये फोर्स भी आ जाएगा आपके पास में। अब बात सुना भाई, जैसे जैसे अपन इसको गर्म करेंगे
तो वैसे वैसे ये जो छड़ है फैलने का प्रयास करेगी, एक्सपेंड होने का प्रयास करेगी, बट चूंकि इसके दोनों सिरे वो क्या भी रिजिड है, इस कारण से ये फैल नहीं पाएगी। और अगर ये फैल नहीं पाएगी ना तो अपन बोलेंगे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाएगी भी। और ये जो स्थितिज ऊर्जा है वो अपन कैसे निकाल सकते हैं अभी, आपको याद होगा फॉर्मूला, स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है 1/2 k इंटू एक्स स्क्वायर, और k को अपन क्या लिख सकते हैं अभी वाई ए बटा एल, तो क्या बन जाएगा आपके पास वाई ए बटे एल इंटू क्या देगा आपके पास एक्स स्क्वायर। और इसके बाद में इसको अपन ऊपर भी क्या करते हैं अभी एल से, नीचे भी एल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा आपके पास ये एक्स स्क्वायर बटे एल, एल क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, ये विकृति स्क्वायर हो जाएगा, और ए इंटू एल को अपन क्या बोल देंगे वॉल्यूम बोल देंगे। तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास वाई इंटू ये आपके पास वॉल्यूम इंटू विकृति का स्क्वायर, और विकृति स्क्वायर को अपन क्या बोल सकते हैं अभी प्रतिबल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो एकांक आयतन की अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, ठीक है ना, वही फॉर्मूला मैंने आपको इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में बता रखा है। तो एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, तो एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है आपके पास यू बार बराबर, इसको अपन क्या बोलते हैं अभी, क्या होता है फॉर्मूला प्रतिबल स्क्वायर अपॉन क्या होता है आपके पास 2y। तो u बार बराबर प्रतिबल कितना हो जाएगा, प्रतिबल y एल्फा डेल्टा टी, तो y स्क्वायर एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास 2y हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं अपन बताओ, y एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर अपॉन ये आपके पास है 2 हो जाएगा भी, ये बात होगी भी। तो ये आपका उसमें प्रतिबल है, ये फिनिश होता है भी, ठीक है ना। इसके बाद में एक चीज अपन और डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची हुई है, तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से। कोई भी जैसे मान के चलेगा चकती है, मैं आपको पहले थ्योरेटिकली समझा देता हूं, कोई भी चकती है और ये चकती मान के चलेगा ओमेगा कोणीय वेग से या ओमेगा नॉट कोणीय वेग से अपनी ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष घूम रही है। अब अपन क्या करते हैं भी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो टेम्परेचर अगर अपन बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली इस चकती की जो त्रिज्या वो बढ़ जाएगी, द्रव्यमान एज इट इज रहेगा। अपन जानते हैं कि जड़त्व गुण I बराबर क्या होता है mr²/2, तो m तो एज इट इज रहेगा, r बढ़ जाएगा तो जड़त्व गुण भी बढ़ जाएगा, और जड़त्व गुण अगर बढ़ जाएगा तो कोणीय वेग घट जाएगा कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से, क्योंकि अपन जानते हैं L बराबर I ओमेगा बराबर कांस्टेंट होता है, I अगर बढ़ेगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा घट जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे अगला मैं आपको बता देता हूँ ध्यान से, कोई भी जैसे चकती है, ये आपके पास है चकती है, और इस शक्ति का जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा आपके पास m, त्रिज्या कितना हो जाएगी आपके पास r0, और ये इस प्रकार से ओमेगा कोणीय वेग से यू घूम रहा है अभी ओमेगा नॉट से। अब इसके तापमान में आपने क्या कर दी भी डेल्टा टी की वृद्धि कर दी, तो अब इसका द्रव्यमान है चकती का, वो तो आपके पास m का m ही रहना, क्योंकि गर्म करने से द्रव्यमान थोड़ा ना चेंज होता है, नहीं, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी r हो जाएगी, और अब इसका जो कोणीय वेग है वो भी चेंज होकर के कितना हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा। तो ये आपको बताना भी कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो अपन करते हैं, सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं अपन कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लॉ, क्योंकि इस डिश का टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो इस पर आपने किसी भी प्रकार का बाह्य बलागुण आरोपित नहीं किया अभी। तो अपन बोल सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लॉ से अपन बोल सकते हैं कि आई नॉट ओमेगा नॉट बराबर क्या हो जाएगा आपके पास आई ओमेगा। तो आई नॉट तो कितना देगा आपके पास में, तो एम आर नॉट स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट बराबर, आई को अपन क्या बोल सकते हैं, आई को अपन बोल सकते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या देगा आपके पास ओमेगा हो जाएगा। अब यहां पर आपके पास है जो m/2 है, इस m/2 को अपन कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से आपके पास में
क्या बन जाएगा अभी, ओमेगा नॉट आर स्क्वायर बराबर, या अपन एक काम कर देते हैं, यहां से अपन लिख देते हैं कि ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट आर नॉट स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर हो जाएगा अभी, ठीक है ना। या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, आर नॉट बटे आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बात होगी। अब ये तो अपन ही जानते हैं कि आर बराबर कितना होता है आपके पास, आर नॉट, आर बराबर क्या होता है आपके पास, आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। भाई त्रिज्या वो भी एक प्रकार की रेखीय विमाई तो है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको भाई ऊपर लिखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मेरे पास में जगह नहीं बची है। तो यहां से मैं लिख दूंगा ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट, इसके बाद में आर नॉट को अपन क्या लिख सकते हैं, अभी देखो आर नॉट को तो आर नॉट लिख देंगे, और आर को अपन क्या लिख सकते हैं, अब तो आर नॉट और इंटू क्या देगा आपके पास में 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। और इसका भी अपन स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो। अब शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, यहां पर 1 प्लस एक्स की पावर एन है, तो पावर को आगे ले आओ, द्विपद पर में बना दो इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 एल्फा डेल्टा टी। यहां पे आर नॉट स्क्वायर से आर नॉट स्क्वायर को अपन काट देंगे, तो यहां से आपके पास ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, ओमेगा नॉट ब्रैकेट, अब ये आपके पास है कितना हो जाएगा अभी 1 प्लस 2 एल्फा डेल्टा टी, ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा 1 माइनस, भाई लगभग अपन लिखना चाहे तो, या लगभग अगर नहीं लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख दो, ओमेगा नॉट अपॉन 1 प्लस 2 एल्फा डेल्टा टी, ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी भी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को नोट करें, कुछ और एप्लीकेशंस मैं आपको बताता हूँ इसकी। चलिए बच्चों, इसके बाद अपन ये देखते हैं कि कोई भी जैसे सिंपल पेंडुलम है, सरल लोलक है, इसके आवर्तकाल पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सरल लोलक के आवर्तकाल पर तापमान का प्रभाव, तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई, अपन जानते हैं कि जैसे मतलब सरल लोलक आवर्तकाल कितना होता है टी, और टी बराबर कितना होता है 2 पाई रूट ऑफ एल बटे जी होता है, इसको टी नॉट बोल दो, एल नॉट बोल दो। अब तापमान में अपन क्या करते हैं, डेल्टा टी की वृद्धि कर देते हैं, डेल्टा टी की वृद्धि कर देते हैं तापमान में। तो अब आपके पास है टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, यहां से टी बराबर 2 पाई रूट ऑफ एल को अपन क्या लिख सकते हैं, एल नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा लिखना पड़ेगा भाई, डेल्टा थीटा, तापमान में डेल्टा थीटा की वृद्धि कर रहे हैं अपन, क्योंकि यहां पर जो टी है वो तो आवर्तकाल है, आवर्तकाल समझ लेंगे, तापमान को अपन पहली बार यहां पे क्या लिख रहे हैं, डेल्टा थीटा से लिख रहे हैं, ठीक है ना। अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास है, जी हो जाएगा। तो यहां से इसको अपन लिख सकते हैं टी बराबर 2 पाई रूट ऑफ एल नॉट बटे जी, ये तो अलग आ गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या देगा आपके पास 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा, इसकी पावर कितना देगी 1/2। तो यहां पर ये वाली जो चीज है, इस वाली चीज को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, टी नॉट लिख सकते हैं। तो यहां से आपके पास आ जाएगा टी बराबर टी नॉट आ गया ना, और इसके बाद 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा की पावर 1/2 आ जाएगी। अब तापमान में जो भाई एल्फा, इस एल्फा की वैल्यू तो लगभग 10 की पावर -5 10 की पावर -6 के आसपास होती है,
तो एल्फा क्या होता है, बहुत छोटा होता है, और तापमान में जो वृद्धि है वो भी बहुत छोटी है। तो इस स्थिति में एल्फा डेल्टा थीटा वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास में जो एल्फा डेल्टा थीटा वेरी वेरी लेस देन 1 होता है, काफी छोटा होता है ये। इस कारण से द्विपद पर में लगा देंगे तो टी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है, टी नॉट इंटू 1 प्लस पावर 1/2 है ना, तो आगे आ जाएगी, तो क्या देगा आपके पास 1/2 एल्फा डेल्टा थीटा देगा अभी। इसके बाद इसको अपन इसके अंदर ले जाएंगे, तो अंदर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा देवदान से, ये आपके पास हो जाएगा टी बराबर टी नॉट प्लस 1/2 एल्फा डेल्टा थीटा इंटू क्या देगा आपके पास में टी नॉट। टी नॉट को इधर की तरफ ले आओ तो ये डेल्टा टी आ जाएगा, तो डेल्टा टी बराबर क्या देगा आपके पास में टी माइनस टी नॉट बराबर 1/2 एल्फा डेल्टा थीटा इंटू क्या देगा आपके पास में टी नॉट आ जाएगा। और ये आपके पास एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला हो जाएगा अभी। अब यहां पर जो डेल्टा टी है वो क्या हो जाएगा अभी, आवर्त काल में परिवर्तन हो जाएगा। इसको अपन बोल सकते हैं डेल्टा टी किसका फॉर्मूला हो गया, आवर्त काल में परिवर्तन का फॉर्मूला हो गया। अब टी नॉट को अगर डेल्टा टी के बट्टे में लेंगे तो डेल्टा टी बटे टी नॉट बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 एल्फा डेल्टा थीटा। इसको अपन बोल देंगे आवर्त काल में भिन्नात्मक परिवर्तन, और 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आवर्त काल में प्रतिशत परिवर्तन भी आ जाएगा, जो कि ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, जिसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आवर्त काल में परिवर्तन ये अपने पास में आ चुका है अभी। अब अपन बात करते हैं अभी एक दिन में आवर्त काल में परिवर्तन, एक दिन में आवर्तकाल में परिवर्तन। तो एक दिन का मतलब कितना होता है अभी, पहले आवर्तकाल कितना था, टी नॉट बराबर एक दिन में 24 घंटे और 60 मिनट और 60 सेकंड होता है। तो कितना होता है अभी, ये सोल्व करते हैं, कुछ 86,400 होता है या 84,600 होता है, एग्जैक्ट याद नहीं है। तो 24 इंटू 60 इंटू 60, ये 86,400 आ रहा है अभी। तो याद देगा आपके पास है 86,400 सेकेंड, 86,400 सेकेंड। तो डेल्टा टी बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा टी बराबर 1/2 एल्फा डेल्टा थीटा इंटू 86,400 सेकेंड। तो आपके पास में जो भी सिंपल पेंडुलम है, इस सिंपल पेंडुलम की जो छड़ है उसका एल्फा अगर आपको गिवन है, वो तो गिवन ही होना चाहिए, आपको थोड़ा ना पता चलेगा। और तापमान में वृद्धि अगर आपको दे रखी है तो यहां से अपन बात कर सकते हैं कि भी 86,400 से मल्टीप्लाई करके अपन एक दिन में जो आपके पास में सिंपल पेंडुलम पर आधारित घड़ी है वो कितना आगे हो जाती है, कितना पीछे हो जाती है, इसका अपन एस्टिमेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं कि यदि माना घड़ी थीटा नॉट तापमान पर सही समय बताती है, थीटा नॉट तापमान पर सही समय बताती है भी। अब यदि जो तापमान थीटा वो थीटा नॉट से बड़ा कर दिया, मतलब आपने जो तापमान वो क्या कर दिया अभी, बढ़ा दिया है, तो टेम्परेचर आपके पास में बढ़ चुका, और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सिंपल पेंडुलम की लंबाई है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और लंबाई बढ़ जाएगी तो आवर्तकाल है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आवर्तकाल बढ़ने का मतलब होता है कि एक आवर्त करने में लगने वाला समय बढ़ जाएगा, यानी आपकी जो घड़ी है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और स्लो हो जाएगी तो इसका जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, अभी पीछे छूट जाएगा, यानी ये कम समय बताएगी। तो इस स्थिति में जो घड़ी है कम समय बताती है, यानी टाइम लेगिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। इसको अपन बोल सकते हैं टाइम लेगिंग, पीछे छूट जाती है। और यदि
थीटा है वो लेस देन आपके पास है थीटा नॉट हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो तापमान कम होगा तो लंबाई भी कम होगी, तो आवर्तकाल भी कम होगा, घड़ी तेजी से चलेगी। तो इस स्थिति में घड़ी अधिक समय बताती है, ठीक है ना, अधिक समय बताती है। तो इस स्थिति में तो क्या करती है, टाइम गेन करती है, टाइम गेन करती है। यानी घड़ी है ना, वो एक दिन बाद में देखोगे ना तो 2-3 सेकंड या कुछ भी जितना भी कैलकुलेशन करने से जो भी आएगा उतना घड़ी आगे हो जाएगी। किसी सही घड़ी के साथ में इसका टाइम अगर आप मिला के छोड़ोगे तो हर दिन ये 2 सेकंड 3 सेकंड का गेन कर लेगी, मतलब टाइम इसका आगे होता जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ये एक बहुत शानदार एप्लीकेशन है, इस पे क्वेश्चन अच्छा बनता है, नोट करें इसको आप। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन पढ़ने जा रहे हैं द्विधात्विक पट्टिका क्या होती है, देखिएगा। द्विधात्विक पट्टिका, इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप। क्या होती है, ध्यान से देखना। देखो इसके अंदर इस प्रकार से ये दो अलग अलग धातुओं की पट्टिकाएं होती है। अलग अलग धातुओं की दो पट्टिकाएं हैं। पहली तो ये है, दूसरी ये है। यहां पे इसकी जो मोटाई है वो भी कितनी आपके पास है, डी। इसकी जो मोटाई है वो भी कितनी आपके पास है, डी है भी। इसके बाद इसका जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो कितना आपके पास है, α1, और इसका रेखीय प्रसार गुणांक α2। अभी दोनों स्ट्रेट है, ठीक है। अब यहां पे आपको गिवन है कि α1 है वो α2 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब α1 α2 से ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों को आप गर्म करोगे तो इस स्थिति में जो पहली पट्टिका इसकी लंबाई में दूसरी पट्टिका के सापेक्ष ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। तो इस स्थिति में देखो ध्यान से, अगर आप इसको गर्म करोगे तो ΔT से इसका तापमान आपने बढ़ा दिया, गर्म कर दिया। तो गर्म कर दोगे तो इस स्थिति में इसके अंदर ज्यादा वृद्धि होगी, इसके अंदर कम वृद्धि होगी। लंबाई इसकी भी बढ़ेगी, इसकी भी बढ़ेगी, बट इसकी लंबाई ज्यादा बढ़ेगी। तो अगर इसकी लंबाई इसकी तुलना में ज्यादा बढ़ेगी तो क्या इस स्थिति में ये आपकी जो ज्योमेट्री है वो स्ट्रेट यानी सीधी रह सकती है क्या, नहीं। तो इस स्थिति में इसके अंदर बेंड आ जाएगा भी, ठीक है ना, ये यूं मुड़ जाएगी। और बेंड आ जाएगा तो बाहर की तरफ कौन सा भाग होगा भी, बाहर की तरफ होगा जिसका रेखीय प्रसार गुणांक ज्यादा हो। तो इस स्थिति में देखो इस प्रकार से चापनुमा संरचना बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो आपके पास में पहली वाली होगी। ये फर्स्ट, ये सेकंड हो गया। ठीक है ना। यहां पर ये वाला जो कोण है ये आपके पास में कितना देगा, फाई हो जाएगा। अब इसके बाद में ये तो बाहर वाला हो गया जिसका एक ही प्रसार गुणांक α1 है, और ये अंदर वाला हो गया इस प्रकार से यूं α2। और इसके बाद ध्यान से देखना, इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो त्रिज्या कितने देगी आपके पास, r हो जाएगी, ठीक है। त्रिज्या आपके पास r हो जाएगी। अब एक लंबी कैलकुलेशन से, वैसे तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जिसका रेखीय प्रसार गुणांक ज्यादा वो होता है वो बाहर की तरफ होता है, और इसकी त्रिज्या r है। इस r का फॉर्मूला होता है
आर बराबर डी अपॉन एल्फा 1 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास एल्फा 2 इंटू क्या होता है डेल्टा टी। इससे अपन क्या कर सकते हैं, इसकी रेडियस निकाल सकते हैं, और ये रेडियस का लगभग मान होता है अभी, ठीक है ना। ये बात होगी, ये द्विधात्विक पट्टी का होगी, ठीक है। अब देखना बच्चों, रेखीय प्रसार गुणांक, इसकी कई सारी एप्लीकेशंस होती है, उनमें से मैंने आपको एक एप्लीकेशन को छोड़कर की सारी एप्लीकेशन बता दी है कि किसी भी धात्विक स्केल की सहायता से किसी भी छड़ की लंबाई ज्ञात करना। थोड़ी सी बड़ी एप्लीकेशन है तो ये अपन अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे, बट यहां पर जाते जाते मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। देखो ध्यान से, जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास में हेडिंग है एल्फा बीटा तथा गामा में संबंध है। ये कोई क्यूब है, और ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। जो x अक्ष है उसके अनुदिश एल्फा कितना देगा आपके पास है एल्फा x, y अक्ष के अनुदिश तो एल्फा वो कितना देगा आपके पास एल्फा y, और z अक्ष के अनुदिश कितना देगा एल्फा z हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो अगर अपन बात करते हैं भाई एक विमा यानी x अक्ष y अक्ष या z अक्ष के अनुदिश तो एल्फा ही अपन देखते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक देखते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के लिए एक तल का चुनाव करते हैं अपन, जैसे अपन बात करते हैं एक्स वाई तल, तो एक्स वाई तल के लिए ध्यान से देखना, देखो जो बीटा है वो क्या देगा आपके पास एल्फा एक्स प्लस क्या देगा आपके पास एल्फा वाई, और वाई जेड तल, तो वाई जेड तल के लिए जो बीटा है वो आपके पास हो जाएगा एल्फा वाई प्लस क्या देगा आपके पास एल्फा जेड, और एक्स जेड तल इसके लिए बीटा बराबर क्या देगा आपके पास एल्फा एक्स प्लस क्या देगा आपके पास एल्फा जेड, और जो गामा होता है वो गामा क्या हो जाता है, ध्यान से देखना, देखो एल्फा एक्स प्लस एल्फा वाई प्लस क्या होता है एल्फा जेड होता है। और यदि यहां पर लिख देता हूं मैं, यदि एल्फा एक्स बराबर एल्फा वाई बराबर एल्फा जेड बराबर एल्फा है, ये अपन ने मान लिया, ठीक है ना। यानी एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स इन तीनों के अनुदिश चलने पर आपको समान एल्फा प्राप्त होता है, तो इस स्थिति में इस बीटा को, इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई 2 एल्फा, इसको भी क्या बोलेंगे 2 एल्फा, इसको भी अपन बोलेंगे 2 एल्फा, इसको अपन क्या बोलेंगे 3 एल्फा बोल देंगे। तो बात सुनना भाई, जनरली एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स इन तीनों के अनुदिश एल्फा का मान समान होता है, तो बीटा बराबर क्या होता है आपके पास है 2 एल्फा, और गामा बराबर क्या होता है 3 एल्फा होता है, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो काफ़ी सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई है, इन सारी की सारी चीज़ों को आप नोट करें, इनको आप समझें, इन पे आप विचार करें। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।